नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पर। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती। बच्चों, हम आप सबके लिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों का रिवीजन सीरीज कम क्रैश कोर्स लेके आए हुए हैं। बायोलॉजी का ये सेकेंड लेक्चर होने वाला है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। इसके पहले का लेक्चर लिविंग वर्ल्ड जो कि बोर्ड पे शूट हुआ था, अब दूसरा लेक्चर हम पेनटैब पे ले रहे हैं ताकि आपको भी थोड़ा फील आते रहे और हम भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहे। तो बच्चों, जो हम क्रैश कोर्स आपके लिए लेके आए हैं, जो ये बैच है हमारा, अगर आप नॉर्मली या किसी और कोचिंग या कहीं भी अगर आप जाते हैं तो ये आपको कंप्लीट पेड मिलेगा। पर हम आपके लिए ये पेड वाला बैच अब हम आपके लिए फ्री में लेके आए हुए हैं। और ये हमारी गारंटी है, हम इस बात की पूरी गारंटी लेते हैं कि जो हम ये क्रैश कोर्स लेके आए हुए हैं, हम इसमें आपके लिए कंप्लीट रिवीजन लाए हुए हैं बायोलॉजी का, या फिर हम आपको एनसीईआरटी की रीडिंग या एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एनसीईआरटी के जितने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, हम सब कवर करेंगे जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर खत्म होने के बाद आप इस रिवीजन सीरीज को फॉलो करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां पे आपको इसका सेम पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके लिए। फिजिक्स में आपको इसके अच्छे फॉर्मूले चार्ट्स मिलेंगे, बायोलॉजी में मेरे आपको खुद के नोट्स मिलेंगे जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो अभी स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड लेक्चर आज का कंप्लीट बायोलॉजिकल रिवीजन सीरीज में। तो बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हमने लिविंग वर्ल्ड में देखा कि व्हाट इज लिविंग, हमने लिविंग को डिफाइन किया, लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। अब दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जब हमने वास्ट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने ऑब्जर्व किया, तब फिर हमें ये पता चला कि जब इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स थे तो अगर हम उनकी स्टडी करनी है तो उसके लिए उनका क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी हुआ। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम, जैसा कि शुरू में काफ़ी अटेम्प्ट्स हुए एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से या अलग अलग क्राइटेरिया डिफाइन किए गए। तो इनमें जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम आया वो एरिस्टोटल का है। एरिस्टोटल, क्योंकि एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। एक साइंटिफिक बेसिस में साइंटिफिक बेसिस के थ्रू पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जिसमें उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया तीन ग्रुप में। प्लांट्स को तीन ग्रुप में डिवाइड किया, हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज। और इसके साथ ही एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, दोज विच हैड रेड ब्लड, मतलब कि प्रेजेंस, दोज विच हैड रेड ब्लड। एनिमल्स को उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया जिनमें प्रेजेंस रेड ब्लड और दूसरा एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड। तो ये रही एरिस्टोटल की बात। पहला साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब कि पहले तो ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, प्लांट्स में, एनिमल्स में। अब उसके अलावा प्लांट्स में फर्दर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, और एनिमल्स को फर्दर क्लासिफाई किया दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट हैव रेड ब्लड। अब इसके बाद हमारे लीनियस आए। लीनियस के टाइम पे टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लीनियस से इंट्रोड्यूस किया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने दो किंगडम डिफाइन किए, प्लांटी एंड एनिमैलिया। बट इसके साथ इन्होंने जो डिवाइड किया सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट और एनिमल में डिफाइन किया। इन लीनियस टाइम अ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन with Plantae and Animalia kingdoms was developed that included all plants and animals respectively. But problem क्या थी कि this system did not distinguish between the prokaryotes and the eukaryotes, unicellular and multicellular organisms, and photosynthetic and non-photosynthetic organisms. तो इसमें प्रॉब्लम क्या आई कि इसके साथ ही जो लीनियस का क्लासिफिकेशन था, इसमें प्रॉब्लम ये आई कि इसमें हमें ना तो हम डिफरेंशिएट कर पा रहे थे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। सिर्फ एक वेग क्लासिफिकेशन था जिसमें ऑर्गेनिजम्स को प्लांट और एनिमल में डिवाइड कर दिया गया। और इसके साथ ही जो प्रॉब्लम थी कि
a large number of organisms did not fall into either category. मतलब कुछ ऐसे काफी ऑर्गेनिजम्स ऐसे रह गए जो ना कि प्लांटी में थे ना एनिमैलिया में इंक्लूड किए गए। तो इसके बाद ही जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो एडिक्वेट पाया गया। और इसके साथ हम ये जो क्लासिफिकेशन था ये बेसिकली ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे था, बट ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा ऐसी भी नीड फेल्ट हुई। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा a need was also felt for including, beside other characteristics like cell structure, nature of wall, cell structure, nature of wall, nature of wall, mode of nutrition, mode of nutrition, reproduction, and phylogenetic या evolutionary relationships. Phylogenetic या evolutionary relationships. तो besides cross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, and evolutionary relationships. तो इसी के बाद classification system for the living organisms have hence undergone several changes over the time. इन क्लासिफिकेशन के जो हमने क्राइटेरिया डिफाइन किए इसी की वजह से, इसी के थ्रू जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो हमेशा टाइम के साथ धीरे धीरे चेंज होते गया। टाइम के साथ हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम इवॉल्व हुआ है। पहले टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, लीनियर्स ने दिया, फिर थ्री किंगडम आया अर्न्स्ट हैकेल का, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड का, और फाइनली हमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन मिला रॉबर्ट एच विटेकर का इन 1969। इसके बाद डोमेन सिस्टम आया, मतलब कि फर्दर सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया। तो हमें ये समझना है कि जो क्लासिफिकेशन है वो कभी कांस्टेंट नहीं रहा। जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज होते गई, हमारी अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे डेवलप होते गई, हम और ऑर्गेनिजम्स को समझते गए, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते गए, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम भी चेंज होते गया। अब इसके बाद जो आती है कि रॉबर्ट एच विटेकर का 1969 में, important, Robert H. Whittaker in 1969 proposed the five kingdom classification. Robert H. Whittaker in 1969. R. H. Whittaker. R. H. in 1969, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1969 ईयर, प्रपोज दी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। द किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम इंक्लूड, कौन कौन से किंगडम्स उन्होंने डिफाइन किए? प्लांट मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमैलिया। और द मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। यानी कि अभी जो हमने पिछले स्लाइड में हमने बात की कि मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन जो रॉबर्ट एच विटेकर का था वो कुछ कुछ या काफी कुछ इससे मिलता हुआ था। रॉबर्ट एच विटेकर का मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो रॉबर्ट एच विटेकर का जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1969। 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट एच विटेकर। अब इसके साथ ही एक छोटा सा टेबल है एनसीईआरटी में दिया हुआ आपका कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइव किंगडम हम कैसे उसको डिफाइन करें इन बेसिस पे। लाइक सेल टाइप, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया। आप इस टेबल को बहुत ध्यान से समझेंगे और इसे याद जरूर करेंगे। सेल टाइप की बात करें तो हमें पता है कि सिर्फ मोनेरा जो है हमारा वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक है, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया ये चारों जो किंगडम है इनमें जितने ऑर्गेनिजम्स हैं सब यूकैरियोटिक। दूसरा सेल वॉल। नाउ मोनेरा का नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल है जो हमें पता है पेप्टिडोग्लाइकॉन, पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। नाग और नाम की यूनिट्स होते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। मोनेरा के सेल वॉल का ये स्ट्रक्चर हुआ। प्रोटिस्टा में किसी किसी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल है, किसी किसी में नहीं है। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट इन सम। फंजाई में
पेप्टिडो फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना हुआ है, ठीक है, और उसका मोनोमर यूनिट एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। प्लांटी सेल्यूलोजिक सेल वॉल सबको पता है, सेल्यूलोज से प्लांट का सेल वॉल बना होता है, और फंगस में काइटिन से सेल वॉल बना होता है। एंड एनिमलिया में कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है कि सेल वॉल एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला आपको जो पॉइंट है ये सेम आपका सेल टाइप से रिलेट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगा और बाकी सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम बात करते हैं कि मतलब उसका सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, सेलुलर है, टिश्यू लेवल पे है, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, मतलब उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनिज्म का वो किस तरह से बना हुआ है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सो मोनेरा में सेलुलर मोस्टली सिंगल सेल्स होते हैं, या अगर कॉलोनीज भी होती हैं तो वो सब सेलुलर यूनिट है, मतलब एक सेल केपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए। प्रोटिस्टा में फिर से सेलुलर, फंजाई में मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि फंजाई बहुत ही रेजिस्टेंट होता है डेथ और डीके के लिए, क्योंकि उसमें मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, एक टिश्यू अगर डिटैच होता है तो फिर नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। प्लांटी में हम टिश्यू या ऑर्गन यहाँ प्लांट में जो डिफाइन करते हैं वो है टिश्यू सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसमें आता है वर्ड टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। प्लांट में टिश्यू सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आता है, और यहाँ पे मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू लिखा हुआ है, टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम लिखा हुआ है, क्योंकि प्लांट्स में बेसिकली ऑर्गन्स भी डिफाइंड नहीं है बट टिश्यू सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हमारा वैस्कुलर सिस्टम है एक, ठीक है, और एपिडर्मल सिस्टम है, और ग्राउंड सिस्टम है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। इसके बाद एनिमैलिया में टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ सारो हर तरह की लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई है हम टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे पहुंचे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ना ये बहुत ही डायनेमिक है, क्योंकि हर एक किंगडम में आपको वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेंगे। लाइक मोनेरा जो कि सबसे ज्यादा डाइवर्स है इन बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में, अब ऑटोट्रॉपिक है मतलब अपना खाना खुद से बना रहा है। ऑटोट्रॉपिक में भी आपका ये कीमोसिंथेटिक या फोटोसिंथेटिक हो सकता है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। अब इसके बाद हेट्रोट्रॉपिक जो कि बैक्टीरिया के लिए मोस्ट कॉमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसमें भी वो सैप्रोफिटिक हो सकता है या पैरासिटिक हो सकता है। पैरासिटिक मतलब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, और सैप्रोफिटिक है मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। नाउ प्रोटेस्टा में फोटोसिंथेटिक, अगर ऑटोट्रॉपिक है तो फोटोसिंथेटिक होगा, कीमोसिंथेटिक नहीं होगा, या दूसरा हेट्रोट्रॉपिक होगा। हेट्रोट्रॉपिक में सेम पैरासिटिक है या सैप्रोफिटिक है। फंजाई में सिर्फ और सिर्फ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अब दैट इज सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक। फिर से प्लांटी डिफाइन किया जाता है कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड दैट इज ओनली फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, नॉट कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक नहीं है, ऑटोट्रॉपिक में सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक। अब एनिमैलिया में हमारा हेट्रोट्रॉपिक, अब उसमें भी सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक बेसिकली बहुत कम ऑर्गेनिज्म, और होलोजोइक जो कि मैमल्स में हायर ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्वड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये बात हो गई हमारी इस क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, किस ऑर्गेनिज्म के, किस किंगडम के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, हमने उसकी बात कर ली। नाउ इसके बाद हमारा सेम आता है डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। डोमेन सिस्टम, डोमेन सिस्टम, जैसा कि अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद और जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ी तो फिर उसके बाद हमारे डोमेन सिस्टम आया, डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, डोमेन सिस्टम। अब इस डोमेन सिस्टम में 3 डोमेन्स डिफाइन किए गए, 3 डोमेन्स। अब इन 3 डोमेन्स में आपको हुआ क्या कि जो मोनेरा था हमारा उसको फर्दर 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया, आर्किया और प्रोकैरिया, और उसके बाद मतलब कि मोनेरा को डिफाइन किया गया, मोनेरा को फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया 2 किंगडम्स में। मोनेरा में हमारे आर्की बैक्टीरिया आते हैं और यू बैक्टीरिया आते हैं, तो एक हो गया आर्किया और एक यूकैरिया। और ये जो फिर 3 डोमेन्स हुए आपके, तो इसमें एक आपका आर्की बैक्टीरिया आ गया,
आर्की बैक्टीरिया एक डोमेन में यू बैक्टीरिया, और जो थर्ड डोमेन था उसमें आपके चारों किंगडम्स आगे बचे हुए, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया। तो इस तरह से डोमेन सिस्टम जो था उसमें 3 डोमेन में हमने डिवाइड किया, 3 डोमेन्स, और इस तरह से आपका डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो एनसीईआरटी की लाइन है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the third domain and thereby a 6 kingdom classification। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि अब जो डोमेन सिस्टम है इसमें 3 मोनेरा को फर्दर 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया, तो ये फाइनली आपको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहलाता है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। Let us look at the 5 kingdom classification to understand the issues and considerations that influence the classification system। अर्लियर क्या हुआ था कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ये सबको प्लांट्स में रखा गया। हम फिर से मैं आपको रीडिंग लगाता हूँ। अर्लियर हुआ क्या कि आपका बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, इन सबको प्लांट्स में रखा गया। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट्स। The character that unified this whole kingdom was that all organisms had a cell wall in their cells। अब इसमें क्या हुआ कि सेल वॉल सारे सेल्स में थे, इसलिए इन सारे ऑर्गेनिजम्स के सेल में सेल वॉल थे, जिससे सब इनको प्लांटी में इंक्लूड कर दिया गया। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि इसमें जो वाइडली डिफर है, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके कैरेक्टर्स वाइडली डिफर कर रहे हैं वो भी सेम कैटेगरी में। जैसे हम फंजाई को हमने एंजियोस्पर्म की तरह रख दिया है। अब एंजियोस्पर्म्स हमेशा ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फंजाई में हेटेरोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसी भी फंजाई में नहीं। तो सिर्फ एक कैरेक्टर के बेसिस पे कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सिर्फ एक कैरेक्टर के बेसिस पे हमने वाइडली डिफरिंग ऑर्गेनिजम्स को सेम ग्रुप में डाल दिया, तो ये प्रॉब्लम हुई। दिस ब्रॉट टुगेदर widely differed this placed together groups which widely differed in other characteristics। It brought together the prokaryotic bacteria and the blue green algae, cyanobacteria with other groups which were eukaryotic। मतलब कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया आपका आ गया किसके साथ, बाकी ग्रुप्स के साथ जो कि यूकैरियोटिक है, उन ग्रुप्स के साथ इंक्लूड हो गया। It also grouped together the unicellular organisms and the multicellular ones। मतलब कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी कोई डिफरेंस नहीं रहा। ऑटोट्रॉपिक और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में भी कोई डिफरेंस नहीं रहा। और आपका साइनोबैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी कोई डिफरेंस नहीं रहा। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। क्लेमाइडोमोनास सिंगल सेल्ड, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा दोनों को एल्गी में रख दिया गया, वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। अब इसमें क्या हुआ, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्पाइरोगायरा मल्टीसेलुलर। अब इन दोनों को भी एक ही सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में रख दिया गया। तो ना हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ना हम आपका प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस कर रहे हैं, और ना ही हम हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक, जो फंजाई की हमने बात की ऑलरेडी, फंजाई और ग्रीन प्लांट, सेलुलोसिक सेल वॉल है या किसी में काइटिन का सेल वॉल है, तो हम उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं कर रहे। तो जब ये सारे कैरेक्टर्स को कंसीडर किया गया तो एक सेपरेट किंगडम फंजाई आ गया। ओके, किंगडम फंजाई, जब इन सारे कैरेक्टर्स को कंसीडर किया गया तो हमने एक सेपरेट किंगडम फंजाई डिफाइन किया। अब इसके बाद जितने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, उन सबको उठा के एक ग्रुप में डाल दिया गया किंगडम मोनेरा में। ओके,
किंगडम मोनेरा। जितने ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल वॉल में काइटिन था उनको फंजाई अलग कर दिया गया एक अलग किंगडम में। किंगडम मोनेरा में सारे के सारे हमने इंक्लूड कर दिए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और इसके अलावा हमने जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, इन सबको हमने डाल दिया किंगडम प्रोटिस्टा में। ओके, किंगडम प्रोटिस्टा में सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को हमने इंक्लूड कर लिया। अब इसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, जो कि अर्लियर एल्गी में था। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों जो अर्लियर एल्गी में प्लेस थे, बोथ वे आर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स with paramecium and amoeba, which were earlier placed in the animal kingdom, which lack cell wall. It has put together organisms which in earlier classifications were placed in different kingdoms. अब हम ये बोल रहे हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा जब आया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को हमने एक साथ ग्रुप किया, तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो कि पहले आपके प्लांट्स में थे, प्लांटी में इंक्लूडेड थे, वो आ गए पैरामीशियम और अमीबा के साथ जो कि पहले एनिमल्स में इंक्लूडेड थे। तो किंगडम प्रोटिस्टा ने वाइडली डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम में, पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम में अलग अलग ग्रुप्स में थे, उनको एक साथ एक क्लासिफिकेशन सिस्टम एक किंगडम में इंक्लूड किया। और इसमें बात ही लिखा हुआ है कि दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब इसके बाद ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities, but is also phylogenetic भी होना चाहिए। सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम भी डेवलप करना चाहते हैं जो कि फाइलोजेनेटिक है, यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकें। अब फाइनली हम स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। ओके, किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड थे? किंगडम मोनेरा में हमने इंक्लूड किया था सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को। ओके, तो अब सारे के सारे जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने सब इंक्लूड किया। अब इसमें आते क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा, दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बैक्टीरिया क्या है? मोस्ट अबंडेंट, हर जगह पाए जाएंगे। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट microorganisms. Bacteria occur almost everywhere. Hundreds of bacteria are found in a handful of soil. Okay, they also live in extreme habitats such as hot springs. They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, and deep oceans, where very few other life forms can survive. So Kingdom Monera, bacteria are the sole members of the Kingdom Monera, and bacteria occur almost everywhere. Hundreds of bacteria are present in a handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow and deep oceans where very few other life forms can survive. और इसके अलावा many of them live in or on other organisms as parasites. अब इस लाइन का आप मतलब समझिए, many of them live in or on other organisms, मतलब अगर किसी ऑर्गेनिजम्स के इनसाइड रह रहे हैं, अंदर रह रहे हैं, तो वो एंडोपैरासाइट्स हुए, और ऑन हुए मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहे हैं तो वो एक्टोपैरासाइट्स हुए। तो मतलब अगर पैरासाइट्स हैं, आप इस लाइन का मतलब समझिए कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो बैक्टीरिया अगर हम पैरासाइट्स बोलते हैं तो वो एंडोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं, एंडोपैरासाइट्स एंड एक्टोपैरासाइट्स। Many of them live in or on other organisms as parasites. किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया के बारे में ये लाइन लिखी हुई है। अब ये जो पैरासाइट्स हैं, इन है मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहे हैं तो दे आर एक्टिंग एज एंडोपैरासाइट्स, और अगर किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहे हैं, ऑन रह रहे हैं, तो मतलब ये एक्टोपैरासाइट्स की तरह रह रहे हैं। सो
अगर पैरासाइट्स हैं तो बैक्टीरिया कैन बी एंडोपैरासाइट्स या फिर एक्टोपैरासाइट्स। अब क्लासिफिकेशन की बात आती है कि बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। अपने शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को चार कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, जो है रॉड शेप्ड बैसिलस, कॉमा शेप्ड विब्रियम, स्पाइरल शेप्ड स्पाइरलम और स्फेरिकल कॉकस। मतलब कि बैक्टीरिया आपके जो हैं, क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो दे आर डिवाइडेड इनटू four categories on the basis of their shape: spherical, coccus, rod-shaped bacillus, comma-shaped vibrium and the spiralum। अब ये स्ट्रक्चर आप देखिए, ओके, ये आपके एनसीईआरटी बुक से ही, टेक्स्ट बुक से ये स्ट्रक्चर लिखा है। द स्पाइरल, अगर स्पाइरल शेप्ड है तो कॉकस, ओके, स्पाइरल, सॉरी स्फेरिकल, 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 कॉकस और प्लूरल कॉकाई इसको कहते हैं। रॉड शेप्ड, ओके, रॉड शेप्ड है तो बैसिलस, प्लूरल बैसिलाई। अब यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए, यहाँ स्पोर दिखाया हुआ है, मतलब कि ये बैसिलस जो है ये बैक्टीरिया के यहाँ पे एंडोस्पोर्स हुए, उसको भी रिप्रेजेंट किया गया। तो अगर कभी ये फिगर आपके एग्जामिनेशन में आता है नीट में और लेबलिंग के साथ पूछा जाता है और ये अगर पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे ये स्पोर है, ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है, ये एंडोस्पोर है उस बैक्टीरिया का। अब स्पाइरल शेप्ड स्पाइरलम, स्पाइरल शेप्ड, ठीक है, ये स्पाइरल शेप्ड है, ठीक है, स्पाइरल की तरह है, और ये उनके फ्लैजला है, मल्टीपल फ्लैजला, ठीक है, फ्लैजलम, सिंगल फ्लैजलम, मल्टीपल फ्लैजला, स्पाइरला, एंड कॉमा शेप्ड विब्रियम या विब्रियो प्लूरल, कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप्ड। अब यहीं पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अक्सर पूछा जाता है कि जो आपका एक ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, विब्रियो कॉलेरी, कॉलेरा का जो पॉजिटिव एजेंट है उसका शेप क्या होगा। अब कॉलेरा, कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी कॉलेरा का आपका पॉजिटिव एजेंट होता है, तो उसका शेप पूछा जाता है। अब आप नाम में ही आपको मिल जाएगा विब्रियो कॉलेरी, ओके, विब्रियो, VIBRIO कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। तो विब्रियो कॉलेरी, विब्रियम कॉमा शेप विब्रियो से आया हुआ है, पॉजिटिव एजेंट ऑफ कॉलेरा, क्लोरेला, कॉलेरा, पॉजिटिव एजेंट ऑफ कॉलेरा, ओके। अब इसके बाद हमने बैक्टीरिया के शेप की बात कर ली कि बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट शेप्स, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है बहुत सिंपल है, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। स्ट्रक्चर सिंपल और बिहेवियर कॉम्प्लेक्स, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स। अब इसका रीजन क्या है। अब बैक्टीरिया जो है वो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सॉरी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने के साथ साथ ये प्रोकैरियोट भी है। अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कोई भी आपकी फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती, आपका न्यूक्लियर मटेरियल भी ऐसे जो न्यूक्लियोइड होता है ऐसे ही फैला होता है, राइबोसोम स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है, बाकी साइटोप्लाज्म भी ऐसे स्कैटर्ड होता है। तो अगर जो भी, अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, ठीक है, यहाँ लैमली वगैरह होंगे आपके क्रोमोसोम्स, ठीक है, लैमली होंगे, क्रोमैटोफोर्स होंगे, इसमें पिगमेंट्स होंगे, तो स्ट्रक्चर जो है वो काफी सिंपल होता है बैक्टीरिया का। बट इसके साथ साथ इसका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसी साइटोप्लाज्म में सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि रेस्पिरेशन और अगर डाइजेशन हो रहा है तो कोई मतलब फिक्स्ड कंपार्टमेंट्स तो है नहीं बैक्टीरिया के अंदर कि ये फंक्शन यहाँ हो रहा है, ये फंक्शन यहाँ हो रहा है। तो जो ओवरऑल इसका मेटाबॉलिज्म है, जो उसका पूरा बिहेवियर होता है सेल के अंदर का, वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। जो भी इसमें मेटाबोलाइट्स हैं, जो भी इसमें बायोमोलिक्यूल्स हैं, सब स्कैटर्ड हैं, सब प्रोसेस एकदम रैंडम है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो सिंपल है बट बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप show the most extensive metabolic diversity, okay, most extensive
मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब समझिए, बैक्टीरिया इज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब बैक्टीरिया जो है वो आपका कहीं भी पाया जा सकता है, ठीक है, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अगर आप हैं, स्नो में, डीप ओशंस में, थर्मो एसिडो मतलब थर्मोफाइल्स हैं, आपके जो एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर्स में रह रहे हैं, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स पे रह रहे हैं, तो जो उनकी मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, वो हर जगह में रहने के लिए अडेप्टेड है, ठीक है, हर डिफरेंट सिचुएशंस में प्रेजेंट रहने के लिए बैक्टीरिया का जो मेटाबॉलिज्म है वो केपेबल है, ठीक है, उनका अडेप्टिव सिस्टम काफी एडवांस्ड है। तो जो उनकी मेटाबॉलिज्म है, जो डाइवर्सिटी वो शो कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है कंपेयर टू एनी अदर ऑर्गेनिज्म। अब कुछ बैक्टीरिया इसमें ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ओके, some bacteria are autotrophic, that is they synthesize their own food from inorganic substrates। inorganic substrates अपना खुद फूड बना रहे हैं। अब ये आइदर फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक, और कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक, ओके। बैक्टीरिया, अब अगर हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, मतलब कि सन से एनर्जी ड्राइव कर रहे हैं, या कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। बट जो वास्ट मेजोरिटी होती है बैक्टीरिया की वो हेट्रोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक, HETERO, बट द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया इज हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है, मतलब कि अपना फूड खुद से बना रहे हैं, सॉरी, अपना फूड खुद से नहीं बना रहे हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म से या किसी और सोर्स से ऑब्टेन कर रहे हैं, हेट्रोट्रॉपिक। But a vast majority of bacteria are heterotrophs, that is they depend on other organisms or on dead organic matter for food। मतलब कि सैप्रोफिटिक है या पैरासिटिक है, सैप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक। पैरासिटिक में हमने ऑलरेडी बात कर चुकी है कि या तो वो एंडोपैरासाइट्स हो सकते हैं या एक्टोपैरासाइट्स हो सकते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने बात कर ली बैक्टीरिया के बारे में। अब बैक्टीरिया जो है वो फर्दर डिवाइडेड है आर्की बैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में, ओके, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तब हम आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं। आर्की बैक्टीरिया, अब आर्की बैक्टीरिया जो है वो आपके प्रिमिटिव है, ओके, दे आर द स्पेशल बैक्टीरिया बिकॉज दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम्स या मोस्ट हार्श प्लेसेस। Archaebacteria, these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas, extreme salty areas, extreme salty areas में तो हम इनको हेलोफाइल्स कहेंगे, ठीक है, हेलो मतलब सॉल्ट, फाइल मतलब लविंग, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज यानी कि हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स में तो इनको थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं, थर्मो मतलब हीट, एसिडो मतलब एसिड, थर्मो एसिडोफाइल्स मतलब हीट एंड एसिड लविंग, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफाइल्स एंड मार्शी एरियाज, मार्शी एरियाज, तो इनको हम मिथेनोजेंस कहते हैं, ओके। Archaebacteria, these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas, halophiles, hot springs, thermoacidophiles and marshy areas, methanogens। अब Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure, different cell wall structure। Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme conditions। अब मिथेनोजेंस जो है वो प्रेजेंट इन सेवरल गट ऑफ रूम, प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलोज, काउज, बफेलोज, रूमिनेंट एलिमेंट्स के एनिमल्स के गट में प्रेजेंट होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, मीथेन CH4 या बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। क्लास 12th में आप क्या माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, तो वहां में पूरा बायोगैस कैसे बनता है, ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC किस तरह से
गोबर गैस ट्रीटमेंट प्लांट बनवाती है हमारे इंडिया में, ठीक है, हमारे कंट्री में, और किस तरह से बायोगैस बनता है मिथेनोजेंस की यूज से, हम उसको पूरा डिटेल में कवर करेंगे। बट अभी हमें इतना समझना है कि जो मिथेनोजेंस है वो आर्की बैक्टीरिया है इन द किंगडम मोनेरा, एंड इट इज प्रेजेंट इन द gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes, and is responsible for the production of methane या biogas from the dung of these animals. ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया जो है उनको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ओके, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, these are also known as the true bacteria. यू बैक्टीरिया, thousands of different यू बैक्टीरिया और true बैक्टीरिया। ठीक, they are characterized by the presence of a rigid cell wall and if motile flagellum. cell wall जो है वो rigid है, okay, rigid cell wall, और अगर मोटाइल है तो फ्लैजेलम। इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजेलम। अब इनको जो है हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ओके, साइनोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया आर आल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। यू बैक्टीरिया यानी कि साइनोबैक्टीरिया या फिर आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें साइनोबैक्टीरिया जो है, साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, हैव क्लोरोफिल ए। इनमें क्लोरोफिल ए होता है व्हिच इज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, हायर ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। और जो साइनोबैक्टीरिया ये आपके फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है, फोटोसिंथेटिक। अब कॉमन सी बात है, अगर क्लोरोफिल ए है तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, ठीक। एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक्स द साइनोबैक्टीरिया। अब जो साइनोबैक्टीरिया वो यूनिसेलुलर हो सकता है, कोलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, फ्रेश वाटर मराइन या टेरेस्ट्रियल एल्गी हो सकता है, मतलब वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में प्रेजेंस हो सकता है आपका साइनोबैक्टीरिया। इट मे बी, अब आपको याद रखना है ये यूनिसेलुलर, कोलोनियल, फिलामेंटस, फ्रेश वाटर मराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी, आपको इस तरह से याद होना चाहिए। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीट, ठीक है। अब जो साइनोबैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है, मतलब अगर ये एक साइनोबैक्टीरिया लेट्स से, तो इसके ऊपर एक जिलेटिनस शीट प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिलेटिनस शीट होती है। शीट, साइनोबैक्टीरिया के ऊपर जो उनकी कॉलोनीज होती हैं वो जिलेटिनस शीट से कवर्ड होती हैं, ठीक है, सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट, और दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी। जो एल्गल ब्लूम की हम बात करते हैं वो साइनोबैक्टीरिया की वजह से होता है, आपको इस बात को हमेशा याद रखना है। साइनोबैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्गल ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। अब इसके अलावा जो इनकी कॉलोनीज हैं या जो उनके सेल्स हैं, इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, उनको हम हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स, हेटेरोसिस्ट, ठीक है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं अपने स्पेशलाइज्ड सेल्स में, जिनको हम हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। अब एग्जांपल आपका है नॉस्टॉक एंड एनाबीना, नॉस्टॉक एनाबीना, बहुत इंपॉर्टेंट। यू बैक्टीरिया, मतलब किंगडम मोनेरा में यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में आपका एक सब डिवीजन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिजम्स हैं या ऐसे स्पेशलाइज्ड आपके बैक्टीरिया इंक्लूडेड हैं जो कि अपने स्पेशलाइज्ड सेल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, उन स्पेशलाइज्ड सेल्स को हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। और ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, हम उनको उनके एग्जांपल्स हैं आपके नॉस्टॉक और एनाबिना, ठीक है। इतनी हुई फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक साइनोबैक्टीरिया की बात। अब इसके अलावा आपकी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक साइनोबैक्टीरिया जो है, ठीक है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक साइनोबैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक जो है ये वेरियस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं
such as nitrates, nitrites, ammonia, and use the released energy for their ATP production. Nitrates, नाइट्राइट्स और अमोनिया, इन तीनों को ये ऑक्सीडाइज करते हैं और इससे जो एनर्जी रिलीज होती है इनके ऑक्सीडेशन से, उससे वो उस एनर्जी की मदद से वो एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। इसलिए इनको कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं कि मतलब ये एटीपी की सिंथेसिस के लिए ये केमिकल एनर्जी पे डिपेंडेंट है, सन पे डिपेंडेंट नहीं है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स such as nitrates, nitrites, ammonia and use the released energy for their ATP production. अब they play a great role in recycling nutrients such as nitrogen, iron, phosphorus and sulfur. Recycling of nutrients. Recycling of nutrients. कौन कौन से हैं? निप्स, NIPS, नाइट्रोजन, आयरन, phosphorus and sulfur. तो आपका निप्स हो गया। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, आयरन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। अब बात कर ली हमने फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। अब फाइनली आपके आते हैं हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। सबसे पहली बात, हेट्रोट्रॉपिक पहले ही हमने बात की थी कि जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है दे आर द मोस्ट अबंडेंट। तो हेट्रोट्रॉपिक वाला मोस्ट अबंडेंट, ओके, मोस्ट अबंडेंट हो गया, ठीक है। एंड दे आर द इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स। अब इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स कैसे हैं? हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब कि खुद खाना बना नहीं रहे, डेड ऑर्गेनिजम्स पे अगर डिपेंड है तो डिकम्पोजिशन का ही तो काम कर रहे हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स, ठीक है। एंड दूसरे अफेयर्स में भी काफी हेल्पफुल होते हैं। दे आर हेल्पफुल एंड many of them have a significant impact on human affairs, ठीक है। they are helpful in making curd from milk। इनके और बाकी फंक्शंस क्या इंपॉर्टेंट, ठीक है। कर्ड फ्रॉम मिल्क, कर्ड फ्रॉम मिल्क जो आपकी लैक्टोबैसिलस है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या दूसरे तरह के बैक्टीरिया है, ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड लैक्टोबैसिलस, दे आर रिस्पॉन्सिबल कि ये हेट्रोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया है। Heterotrophic eubacteria of the kingdom Monera, which are responsible for the production of curd from milk, production of antibiotics, production of antibiotics, ठीक है, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन, ठीक है। एंड इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सिंग इन लेग्यूम रूट्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग का जो काम है आपका वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी कर रहे हैं और हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी कर रहे हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग इन लेग्यूम रूट्स। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग इन लेग्यूम रूट्स कर रहे हैं तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। बट जो आपके फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया थे, अगर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं तो वो फ्री लिविंग कर रहे हैं। इसके अलावा सम आर पैथोजेंस, मतलब some of them are pathogens and they cause damage to human beings, crops, farm animals and pets। अब इसके अलावा जो वेल नोन डिजीजेस क्या क्या कॉज कराते हैं? कॉलेरा, ठीक है, CHOLERA, कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटनस एंड सिट्रस कैंकर। Cholera, typhoid, tetanus and citrus canker. These are the well-known diseases which are caused by heterotrophic eubacteria of the kingdom Monera. Cholera, typhoid, tetanus and citrus canker are well-known diseases caused by different bacteria. Cholera, Vibrio cholerae, typhoid, Salmonella typhi, tetanus, Clostridium tetani and citrus canker, it is a disease of the plants। ठीक है, इसका कॉस्टिव एजेंट ना आपके लिए जरूरी है और ना इसेंशियल, ओके। कॉलेरा के लिए आपका विब्रियो कॉलेरी, टाइफॉइड क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, ठीक है। टिटनस के लिए आपके लिए है, सॉरी, टाइफॉइड के लिए आपके, टिटनस के लिए आपके क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, टाइफॉइड के लिए आपके लिए है सैल्मोनेला टाइफी,
टाइफी। और अगर सिट्रस कैंकर का आप याद रखना चाहें तो ज़ैंथोमोनास सिट्री। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी, टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफी, टिटनस, क्लॉस्ट्रिडियम टैनी एंड सिट्रस कैंकर, ज़ैंथोमोनास सिट्री। ये सारे साइंटिफिक नेम्स हैं, तो आप नॉमेनक्लेचर के रूल्स फॉलो करेंगे। नाउ अब इसके बाद हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया या कि नॉस्टॉक। तो ये आपका नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर है। इसमें जो आपके स्पेशलाइज सेल्स हैं वो हेट्रोसिस्ट हैं, और ये देखिए जो इसकी कवरिंग है वो म्यूसिलेजिनस शीट या फिर जिलेटिनस शीट। तो ये आपका है क्या, किंगडम मोनेरा में क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए, किंगडम मोनेरा में यू बैक्टीरिया, और उसमें इसका अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। ये आपका नॉस्टॉक हो गया। फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब कि साइनोबैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा में यू बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी या कि फिर साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। कवरिंग है जिलेटिनिया शीट, स्पेशलाइज्ड सेल्स है हेट्रोसिस्ट जहां नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की, ठीक। अब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन, ठीक है। बैक्टीरिया में जनरली ए माइटोसिस होता है, ए माइटोसिस मतलब कि काइंड ऑफ ये एक तरह का आप बाइनरी फिशन ही समझ लीजिए, क्योंकि इसमें कोई फर्दर डिवीजन नहीं होता, मतलब कि न्यूक्लियर मटेरियल का ये इक्वल डिवीजन या अनइक्वल डिवीजन ऐसा कोई एग्जैक्ट कोई एक प्रोसेस नहीं है, सिर्फ एक वेग तरह का डिवीजन होता है। मतलब बैक्टीरिया को नीड लगी डिवाइड करनी है, बैक्टीरिया डिवाइड हो गया, ठीक है। ये ए माइटोसिस होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि मेनली बाय फिशन है एक तरह का, ठीक है। बैक्टीरिया टूट गया दो पार्ट्स में या फिर ए माइटोसिस कर लिया उसने, ठीक है। डिवाइडिंग बैक्टीरिया में स्ट्रक्चर देखिए, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और डीएनए मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो आपका डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में, और बैक्टीरिया फिर फर्दर यहाँ पे बाइफर्केशन होना चालू हुआ और बैक्टीरिया डिवाइड कर जाएगा। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन, ठीक है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। अब स्पोर्स कहाँ आया था, अब याद रखिए, हमने बैसिलस, रॉड शेप्ड बैसिलस का स्ट्रक्चर पढ़ा था अभी। रॉड शेप्ड बैसिलस का हमने स्ट्रक्चर देखा, तो वहां आपको स्पोर्स मिला होगा अगर आपको ध्यान में हो। ये देखें, ये रहा आपका रॉड शेप्ड बैसिलस, तो ये स्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। ये रहा आपका स्पोर। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस spores. They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to another. तो तीन मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम यहाँ देख रहे हैं। पहला, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन, फेवरेबल कंडीशंस में, अनफेवरेबल कंडीशंस में दे प्रोड्यूस स्पोर्स, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एग्जैक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक कर रहा है, ठीक है। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। मतलब बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से थोड़ा सा एडवांस होकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहा है। दैट इज नॉट एग्जैक्टली अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर है। मतलब हो सकता है डीएनए ट्रांसफर हुआ जेनेटिक मटेरियल या नहीं हुआ, ठीक है, बट वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोशिश कर रहा है। बहुत ही प्रिमिटिव है, मतलब इवोल्यूशनरी चेंजेस आने चालू हुए इस जगह से, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट आपका आता है बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा। सो माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, इसलिए इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। अब माइक्रोप्लाज्मा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो माइक्रोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। पहला पॉइंट, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दूसरा पॉइंट स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और तीसरा पॉइंट कैन सर्वाइव विदाउट
oxygen. They are the smallest living organisms and can survive without oxygen. Many mycoplasma are pathogenic in plants and animals. Last point. Many mycoplasma are pathogenic in plants and animals. ठीक है. So बात करते हैं माइकोप्लाज्मा. जो लास्ट पॉइंट है आपका किंगडम मोनेरा में. माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल. दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. ठीक है. एंड मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो इस तरह से आपका किंगडम मोनेरा खत्म होता है. नाउ मूविंग ऑन टू किंगडम प्रोटिस्टा. ठीक है. अब किंगडम प्रोटिस्टा की तरफ बढ़ते हैं हम. किंगडम मोनेरा यहाँ पर फिनिश हुआ. किंगडम प्रोटिस्टा. अब किंगडम प्रोटिस्टा में आपके कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं. किंगडम प्रोटिस्टा में आपके सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. Unicellular eukaryote organisms. All the unicellular eukaryotic organisms are included in the kingdom Protista. Okay. All the single cell eukaryotes are placed in the Protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. Boundaries well defined नहीं है. मतलब कि हम इसमें देखते हैं कि जो कल को कोई एक ब्लू ग्रीन एल्गी था वो एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा हो सकता है किसी एक इंसान के लिए. जैसे कि हमने क्लमाइडम मोनासा फ्लोरेला को पहले प्लांट किंगडम में रखा था, फिर बाद में हमने उसे उठा के प्रोटिस्टा में डाल दिया. पैरामीशियम और अमीबा जो आपके लिए पहले एनिमल किंगडम में था वो बाद में आपके लिए प्रोटिस्टा में आ गया. सो these are all the single cell eukaryotes are placed under protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. What may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another. Okay. तो इस बुक में अगर हम बात करें एनसीईआरटी में तो हम क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स. क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स. इन पांचों को हमने किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया हुआ है. ओके. Chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans are included under Protista. अब members of Protista are primarily aquatic. ठीक है. पहले chrysophytes, dinoflagellates, slime molds, euglenoids and protozoans are included under kingdom Protista. ठीक है. अब this kingdom, अब इसके बाद क्या है कि slime molds, protozoans, protist. Members of Protista are primarily aquatic. They are primarily aquatic. ठीक है. पहला कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं कि जो प्रोटिस्टा में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैं प्राइमरली देयर हैबिटेट इज एक्वेटिक. नाउ दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई. अब ये कैसे, ये पॉइंट वैलिड कैसे है. दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन दोज डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई. जो आपके ऑटोट्रॉपिक मेंबर्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा में, दे फॉर्म अ लिंक विद द प्लांट किंगडम. हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं like protozoans, they are the primitive ancestors of the animal kingdom. ठीक है. और जो आपके slime molds हैं they are considered to be the primitive relative या primitive ancestors of the kingdom fungi. तो इस तरह से जो आपके organisms हैं kingdom protista में they form a link with the others dealing with plants, animals and fungi. Being eukaryotes, the protestant cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स है तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होंगे सेल में और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी होगा. सम है फ्लैजिला और सीलिया. फ्लैजिला या सीलिया दोनों में मतलब फ्लैजिला प्रेजेंस किसी में सीलिया है, किसी में एब्सेंट. अब रिप्रोडक्शन, द प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन. प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, काफी तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक प्रोसेस होगा जिसमें सेल फ्यूजन होगा, ओके, एंड जाइगोट फॉर्मेशन होगा. ये एक नए तरह का रिप्रोडक्शन अभी तक जो हमने नहीं देखा, मतलब बैक्टीरिया में हमने इस तरह का कोई रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं देखा.
धीरे धीरे रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है धीरे धीरे एडवांस हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है. सो प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन. अब एक एक करके हम एक एक जो ग्रुप्स हमने डिवाइड किए हैं प्रोटिस्टा में हम उनको देखेंगे. सबसे पहले क्राइसोफाइट्स. Chrysophytes. Chrysophytes, this includes diatoms and golden algae या desmids. Diatoms या golden algae. Desmids. This includes diatoms and golden algae desmids. They are found in fresh water as well as in marine environments. They are microscopic and float passively in water current. Planktons, मतलब जो हम planktons बात करते हैं हमेशा, planktons होते क्या है, वो आपके chrysophytes ही होते हैं. Diatoms and golden algae, ठीक है. And most of them are photosynthetic. Most of them are photosynthetic. Photosynthetic मतलब majority of our protist जो कि क्राइसोफाइट्स में है दे आर फोटोसिंथेटिक. इन डाइएटम्स, जो डाइएटम्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइएटम्स, ठीक है, दे फॉर्म टू थिन. इन डाइएटम्स द वॉल्स आर एम्बेडेड. इन डाइएटम्स the cell wall form two thin overlapping shells which fit together as in a soap box. डाइएटम्स में क्या होता है, दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं, टू थिन overlapping shells which fit together as in a soap box, ठीक है. The walls are embedded with silica. अब walls में silica होता है and thus the walls are indestructible. Thus diatoms have left behind large amounts of cell wall deposits in their habitat and this accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. Diatomaceous earth, ठीक है. तो क्राइसोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स व्हिच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स. एग्जांपल्स में डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स. Diatoms are left behind large amount of cell wall deposits in their habitat and this accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups and diatoms are the chief producers in the oceans. Being gritty, diatomaceous earth का function क्या है? Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups. Diatoms are the chief producers in the oceans. Chief producers in the oceans, ठीक है, they are the chief producers in the oceans. अब ये हुई क्राइसोफाइट्स की बात. नाउ मूविंग ऑन टू डाइनोफ्लेजिलेट्स, ठीक है. डाइनोफ्लेजिलेट्स. अब डाइनोफ्लेजिलेट्स मतलब कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ दो फ्लैजला होंगे, ओके. अब पहले करेक्टर्स बात करें, मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक. उसमें भी क्या था, प्राइमरली एक्वेटिक एंड फोटोसिंथेटिक. क्राइसोफाइट्स में यहाँ भी सेम है, मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक, ठीक है. These organisms are mostly marine and photosynthetic. They appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigments in their cell. Yellow, green, brown and red, ठीक है. They appear yellow, green, brown or red depending on the main pigments present in their cell. Yellow हो सकते हैं, green हो सकते हैं, brown हो सकते हैं, red हो सकते हैं depending on the main pigment present in their cell. The cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface. Most of them have two flagella. One lies longitudinally, एक longitudinal flagella होता है and other transversely in a furrow between the wall plates, ठीक है. Very often red dinoflagellates की बात करें, red dinoflagellates undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red tides. Dinoflagellates are responsible for the red tides. मतलब इनमें इतना रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स में कि वहां पूरा का पूरा सी ही रेड अपीयर हो जाता है, विच इज नोन एज रेड टाइड्स. और क्या हमने बात की थी, यहाँ पे दो फ्लैजला होते हैं, ओके. डाइनोफ्लैजेलेट्स में दो फ्लैजला है, ठीक है. एक लॉन्जिट्यूडनली है, अदर ट्रांसवर्सली इन अ फर्रो बिटवीन द वॉल प्लेट. दूसरा ट्रांसवर्सली है,
जब अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर होंगे डाइनोफ्लेजिलेट्स के. Dinoflagellates, mostly marine and photosynthetic, they appear yellow, green, brown, and red depending on the main pigments present in their cell. Very often, they have two flagella. One lies longitudinally, other transversely in a furrow, and the cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface. सारे के सारे कैरेक्टर्स आपको एकदम रटे होने चाहिए. ओके, एकदम रटे होने चाहिए ये कैरेक्टर, बिकॉज एज इट इज क्वेश्चन आते हैं. One lies longitudinally and the transversely in a furrow between the wall plates. Very often, red dinoflagellates undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red, which is known as red tides. और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? रेड टाइड कॉज करने गॉनी एलुएक्स, GONYAULAX, गॉनी एलुएक्स. वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लेजेलेट्स जो रेड टाइड्स कॉज करा रहे हैं. अब इसके अलावा टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय such large numbers may even kill other marine animals such as fishes. रेड डाइनोफ्लेजेलेट्स जो है वो टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं, which is known as saxitoxin. ठीक है, saxitoxin, and which may also kill other marine animals, okay, other such as fishes. इतना ज़्यादा इनका रैपिड डिवीजन होता है, और इतना ज़्यादा डिवीजन जाता है, तो अगर स्मॉल अमाउंट में भी हर ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ टॉक्सिक प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका अमाउंट ज़्यादा ही हो जाएगा, और वो इतना ज़्यादा होता है विच कैन इवन किल अदर मराइन एनिमल्स सच एज फिशेस. द फिशेस की डेथ तक हो जाती है ड्यू टू दिस टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द डाइनोफ्लेजेलेट्स, रेड डाइनोफ्लेजेलेट्स. Now moving on to euglenoids. Euglenoids. Majority of them are freshwater organisms found in stagnant water. तो अभी क्या था? Aquatic था, ठीक है, primarily aquatic या marine थे, ठीक है, marine organisms थे, ठीक है. अब यहाँ पे fresh water, और वो भी कहाँ है? stagnant water, ठीक है. Euglenoids, majority of them are freshwater organisms found in stagnant water. Freshwater organisms found in stagnant water. अब instead of a cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle. Instead of a cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle, which makes their body flexible. तो सेल वॉल तो नहीं है, बट उसकी जगह पे प्रोटीन रिच लेयर है जिसको हम पेलिकल कहते हैं, जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना रहा है. यूग्लिनॉइड्स फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है. Found in stagnant water, instead of a cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle, which makes their body flexible. अब यहाँ भी दो flagella हैं, okay? They have two flagella, ठीक है? One short and long one. एक long है और दूसरा short है. They have two flagella, one short and long one. Though they are photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived of sunlight, they behave like heterotrophs. तो अब ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक है इंपॉर्टेंट की, जब तक सनलाइट मिल रहा है दे बिहेव लाइक ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, और जब सनलाइट नहीं मिल रहा है दे कैन बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटेरोट्रॉपिक भी है, ठीक है. दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स बाय प्रेडेटिंग ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स. और जो इसमें जो पिगमेंट्स हैं वो सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, हायर ग्रीन प्लांट्स, सिमिलर टू हायर ग्रीन प्लांट्स. इसीलिए वहां पे लाइन थी कि दे फॉर्म अ वाइटल लिंक विद अदर्स रिलेटिंग टू प्लांट, एनिमल एंड फंजाई किंगडम्स, जो प्रोटेस्टा के बारे में कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, क्योंकि ये जो यूग्लिनॉइड्स हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैच कर रहे हैं आपके हायर ऑर्गेनिजम्स में जो इनके पिगमेंट्स प्रेजेंट है. अब एग्जाम्पल आपका यहाँ आता है यूग्लिना, ओके, यूग्लिना मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ यूग्लिनॉइड्स. नाउ मूविंग ऑन टू स्लाइम मोल्ड्स. स्लाइम मोल्ड्स की बात करते हैं. स्लाइम मोल्ड्स. अब slime molds are saprophytic protist. The body moves along decaying twigs and leaves. Slime molds are saprophytic. Slime molds are saprophytic protist. Their body moves along decaying twigs and leaves. ठीक है. Under suitable condition, they form an aggregation called plasmodium, which may grow and spread up to several feet. The body moves along decaying twigs and leaves, engulfing organic material. Under suitable condition, they form an aggregation
called Plasmodium which may grow and spread up to several feet. During unfavorable condition, Plasmodium differentiates and forms fruiting bodies. ठीक है, अब आपको याद रखना है कि बॉडी मूव्स अराउंड डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ये इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। अब इसके बाद सुटेबल कंडीशंस यानी कि फेवरेबल कंडीशंस में क्या बिहेवियर कर रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बिहेव कर रहा है, उसको आप समझिए। ड्यूरिंग सुटेबल कंडीशंस, जब फेवरेबल कंडीशन, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो ये बना रहा है, ठीक है, प्लाज्मोडियम जो इसका एग्रीगेशन, हम उसको प्लाज्मोडियम बोल रहे हैं। प्लाज्मोडियम यहाँ वो ऑर्गेनिज्म नहीं है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये सुटेबल कंडीशन में बन रहा है, ठीक है। दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम which may grow and spread up to several feet, or during unfavorable condition the plasmodium differentiates and forms fruiting bodies. fruiting bodies, तो ये जो fruiting bodies बन रही हैं ये आपकी unfavorable conditions में बन रही हैं, ठीक है। तो during suitable conditions the slime molds form an aggregation called plasmodium which may grow and spread up to several feet, and during unfavorable condition the plasmodium differentiates and forms fruiting bodies bearing spores at their tips, ठीक है। and these spores possess true walls। अब जो ये fruiting bodies हैं इनके tips पे spores होते हैं और spores में क्या होते हैं, true walls होते हैं। These spores possess true walls and they are extremely resistant and survive for many years, ठीक है। They are extremely resistant and survive for many years even under adverse conditions। और ये disperse कैसे होते हैं spores, ये disperse होते हैं air current से, ठीक है। तो यहाँ आपकी बात खत्म होती है स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स पे आपकी चर्चा इतनी थी, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा में जो सबसे लास्ट में आपका जो क्लासिफिकेशन है, पांचवी कैटेगरी जो है वो है प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स जो हैं दे आर कंसीडर्ड टू बी द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। एनिमल किंगडम के प्रिमिटिव रिलेटिव्स के तरह हम इसको कंसीडर करते हैं। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। अब ये हेटेरोट्रॉप्स हैं, हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रीडेटर्स या पैरासाइट्स। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। अब इसके बाद क्या है, they are believed to be the primitive relatives of animals and there are four major groups of protozoans। amoeboid है, ठीक है। amoeboid protozoans आपके flagellated हैं, ciliated हैं एंड स्पोरोजोन्स है, ठीक है। सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। जो एमीबॉइड हैं वो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ठीक है। ओके, सो एमीबॉइड दे लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल, ठीक है। फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, मॉइस्ट सॉइल, देन मूव एंड कैप्चर प्रे बाय मूविंग आउट सूडोपोडिया और फॉल्स फीड एज इन अमीबा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स इन देयर सरफेस। मराइन फॉर्म्स जो है उनके सरफेस पे सिलिका सेल्स भी होते हैं। अब सिलिका सेल्स आपका दोबारा कहाँ था, इसके पहले डाई एटम्स पे जो था वो आपका था कि वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। तो यहाँ से पॉइंट को याद रखेंगे कि यहाँ पे भी सिलिका सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। मराइन फॉर्म जो उनके होते हैं उनपे सिलिका शेल्स होते हैं, सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। एग्जांपल, और इसके अलावा जो आपके होते हैं एग्जांपल अमीबॉइड में क्या आएंगे आपके, अमीबा और एंटामीबा। इसमें एंटामीबा जो है वो आपका पैरासाइट होता है, ठीक है, एंटामीबा। इसके बाद आपके फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स आते हैं। फ्लैजिलेटेड मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, या तो फ्री लिविंग होंगे या तो पैरासिटिक होंगे और इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा जैसे कि नाम बताते हैं। और पैरासिटिक फॉर्म्स जो है वो डिजीज कॉज कर सकते हैं जैसे कि ट्राइपैनोसोमा, ट्राइपैनोसोमा, सोमा को कर दीजिए सोना, ठीक है, और ये कॉज कराता है स्लीपिंग सिकनेस। ट्राइपैनोसोमा causes sleeping sickness, flagellated protozoan का एग्जांपल है। ciliated एक्टिवली मूविंग है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एग्जांपल में आपका पैरामीशियम आता है, ठीक है, ciliated प्रोटोजोन्स में थाउजेंड्स। अब आप सबसे पहले ciliated प्रोटोजोन का एग्जांपल जो है वो आप याद रखिए पैरामीशियम। अब जितने बाकी कैरेक्टर्स है ना आप उसके थ्रू मैच करिए। अब लिखा क्या है, दे आर एक्वेटिक, ठीक है,
एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, ठीक है। दे हैव अ कैविटी गल्लेट that opens to the outside of the cell surface. The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be steered into the gullet. जितने भी सारे पॉइंट्स हैं सब आप पैरामीशियम के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पैरामीशियम आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखना है और सारे कैरेक्टर्स आप पैरामीशियम के उससे रिलेट कर दीजिए, ठीक है। पैरामीशियम, स्पोरोजोन्स, ठीक है। अब स्पोरोजोन्स दे आर डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। द स्पोरोजोन्स आर डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्स हैं, ठीक है, काफी बड़ा ग्रुप है इनका, डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। द मोस्ट नोटोरियस इज द प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम इसके पहले आपको कहाँ इनकाउंटर हुआ, आपका स्लाइम मोल्ड्स में। स्लाइम मोल्ड्स में क्या था कि जो स्लाइम मोल्ड्स का एग्रीगेशन था उसको प्लाज्मोडियम कह रहे थे। और यहाँ पे स्पोरोजोन्स का एक एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज कराता है, ठीक है। अ डिजीज व्हिच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। स्पोरोजोन्स में क्या है, दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट which causes malaria, a disease which has a staggering effect on human population. Now हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ओके। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, वेल नोन स्ट्रक्चर आपका है ये डाइनोफ्लेजिलेट्स का, क्राइजोफाइट्स डाइनोफ्लेजिलेट्स का। यहाँ पे ये देखिए ये ट्रांसवर्स फर्रो है, ओके, ये इसका सॉरी, तो ये इसका ट्रांसवर्स फर्रो है, ठीक है। और ये आर्मर्ड अपीयरेंस भी आपको दिख रहा है, ठीक है, आर्मर्ड अपीयरेंस। और ये आपका ये लॉन्जिट्यूडनल फर्रो, लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजला हो गया, ये आपका ट्रांसवर्स फ्लैजला हो गया, ठीक है ना। दूसरा ये आपका यूग्लिनॉइड्स का एग्जांपल है यूग्लिना, ठीक है, प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल व्हिच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, ठीक है। और इसके दो फ्लैजला हो गए, एक लॉन्ग फ्लैजला हो गया और एक शॉर्ट फ्लैजला हो गया। ये है आपका प्लाज्मोडियम, सॉरी हाँ, स्लाइम मोल्ड में ये उसका एग्रीगेशन है, ये प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड का एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाया हुआ है। एंड दिस इज फाइनली स्पोरोजोन्स का एग्जांपल है। प्रोटोजोन्स में, प्रोटिस्टा में, सॉरी, किंगडम प्रोटिस्टा में आपका प्रोटोजोन्स है। प्रोटोजोन्स में आपका हो गए सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, उसका एग्जांपल है पैरामीशियम, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, ठीक है, वाटर लेडन विद फ्लूइड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गल्लेट, एक्टिवली मूविंग रोज ऑफ सीलिया। सारे जो भी कैरेक्टर्स आपको सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के बारे में याद करने हैं, अगर ध्यान रखने हैं, तो आप पैरामीशियम का स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स आप उससे रिलेट कर पाएंगे। तो ये हो गया किंगडम प्रोटिस्टा, आपका खत्म हो गया। अब नाउ हम स्टार्ट करेंगे किंगडम फंजाई। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अब किंगडम फंजाई पे। नाउ किंगडम फंजाई की जब हम बात करते हैं तो किंगडम फंजाई जो है वो सबसे पहला कैरेक्टर जो आता है वो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। Fungi kingdom fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms. They show a great diversity in morphology and habitat. अब इसके बाद जो है किंगडम फंजाई का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में किंगडम फंजाई डाइवर्स फीचर शो करता है, ग्रेट डाइवर्सिटी है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम देखें तो वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया, पक्सीनिया जो आपका वीट रस्ट कॉज कराता है, ये आगे हम चल के देखेंगे एग्जाम्पल्स कौन से ग्रुप में आता है। एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन ऑब्टेन होता है। इसके अलावा फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड एवरीवेयर, ओके। इसके अलावा ईस्ट इज यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंगस है, अकेला एक यूनिसेलुलर फंगस है, व्हाइल मोस्ट ऑफ द फंगस आर मल्टीसेलुलर। और ईस्ट का एग्जांपल आपको होता है सैक्रोमाइसीस, सैक्रो SACCHARO, सैक्रोमाइसीस। सैक्रोमाइसीस ये आपका यूनिसेलुलर फंगस है, ईस्ट है, ठीक है। अब इसके अलावा फंजाई कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज हाइफे। लॉन्ग स्लेंडर फंजाई में जो किंगडम फंजाई की अगर हम बात करें तो उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं तो दे कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज हाइफी एंड द नेटवर्क ऑफ हाइफी। जो लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम हाइफी बोलते हैं और नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम बोलते हैं माइसीलियम, ठीक है।
अब इसके बाद सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कुछ ऐसे हाइफी होते हैं जो कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उसमें साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है, मल्टी न्यूक्लिएट हो गया। ठीक है, some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are known as sinusitic hyphae. These are known as sinusitic hyphae. इसके बाद अगर हम सेल वॉल की बात करें, तो सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। काइटिन सेल वॉल, काइटिन का सेल वॉल, इसके साथ साथ पॉलीसैकेराइड्स। अब फंजाई आर सैप्रोफिटिक, प्रोटिस्ट, पैरासिटिक्स और इसके अलावा सिम्बियोन्ट्स जो कि लाइकेन या माइकोराइजा के फॉर्म में भी होते हैं। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स एंड हेंस आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स। Most fungi are heterotrophs and absorb soluble dead soluble organic matter from dead substrates and hence are known as saprophytes. ठीक है, इसके अलावा those that depend on other organisms या living plants and animals, living plants and animals they are known as parasites. और इसके अलावा कुछ फंजाई हमारे सिम्बियोट्स भी होते हैं, यानी कि क्लोज लिविंग म्यूचुअल एसोसिएशन शो करते हैं। एग्जांपल्स है सिम्बियोसिस, फंजाई जो सिम्बियोसिस में रहते हैं उनके एग्जांपल हो गए लाइकेंस, ठीक है, एल्गी के साथ एंड माइकोराइजा। ठीक है, लाइकेंस एल्गी के साथ एंड माइकोराइजा विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, सो लाइकेन एंड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई, तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई तीनों तरीके से है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें फंजाई में तो तीन तरीके से होता है आपके फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग। आप इसको FFG से याद रखें, FFG, FFG, फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। फंजाई कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक ये भी होता है कि वो रिप्रोडक्शन के लिए वेजिटेटिव या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कई तरह के स्पोर्स बनाता है। उस स्पोर्स में जो एसेक्सुअल स्पोर्स है फंजाई के वो है कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स, जिसमें से कोनिडिया मोस्ट अबंडेंट स्पोर्स है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट स्पोर्स जो है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्पोर्स ऑफ फंजाई इज कोनिडिया। तो ये सेक्सुअल स्पोर्स में आपके तीन है, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर्स के थ्रू होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके oospores आते हैं, एस्कोस्पोर्स आते हैं या बेसिडियोस्पोर्स आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके oospores, एस्कोस्पोर्स या बेसिडियोस्पोर्स के फॉर्म में, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। ओके, अब इसके बाद क्या होता है कि फ्रूटिंग बॉडीज को हम समझते हैं पहले। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज। अब ये जो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डिफरेंट तरह के स्पोर्स हैं या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो अलग अलग तरह के स्पोर्स हैं, ठीक है, ये आपके कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हीं में ये स्पोर्स बनते हैं और उसके थ्रू इनका डिस्पर्शन होता है। सो दे आर नोन एज फ्रूटिंग बॉडीज। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। अब जो फंजाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली तीन स्टेप्स में फंजाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो होता है। पहला है प्लाज्मोगैमी, दूसरा है कैरियोगैमी और मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। होता कैसे है ये कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। पहले क्या होता है फंजाई में कि दो गैमीट्स हैं, अब वो मोटाइल हो सकते हैं या नॉन मोटाइल हो सकते हैं। अब दो मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट्स के बीच में अगर फ्यूजन हो रहा है तो उसको हम प्लाज्मोगैमी बोलेंगे। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन स्टेजेस में होता है, प्लाज्मोगैमी, अब उसके बाद फिर होता है कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। अब दोनों गैमीट्स जो फ्यूज किए, जिनके प्रोटोप्लास्ट फ्यूज किया, अब उनके न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे तो हम उनको बोलेंगे कैरियोगैमी। ठीक है, अब इसके बाद फिर होता है मियोसिस, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जब कैरियोगैमी हो गया। अब मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। क्योंकि फंजाई जो क्या है वो हैप्लॉइड है, फंजाई का जो मेन बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी जिससे बन रही है वो हैप्लॉइड है। तो उसके बाद फिर होता है आपका मियोसिस इन स्पोर्स रिजल्ट, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। अब इसके बाद क्या होता है कि व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, ठीक है, जब एक फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो दो हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। ठीक,
In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately results in the formation of a diploid 2n. ठीक है, कुछ में कुछ फंजाई में ये 2n जो डिप्लॉइड जाइगोट है वो तुरंत बन जाता है, बट किसी किसी फंजाई में ये बहुत समय तक परसिस्टेंट करता है, ठीक है, बहुत समय तक परसिस्ट करता है. However, in fungi, Ascomycetes और Basidiomycetes, आपको याद रखना है ये कि Ascomycetes में and Basidiomycetes, ठीक है, in Ascomycetes and Basidiomycetes and intervening n+n, ठीक है, ये इंटरवेनिंग स्टेज बनती है, n+n that is 2 nuclei per cell occurs. अब इस फेज को हम बोलते हैं डाइकैरियोन, ठीक है. Such a condition is known as dikaryon and the phase is known as dikaryophase of fungus. Dikaryophase. आपको ये समझना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में हो रहा है उसकी बेसिकली 3 स्टेप्स हैं. प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड देन मेयोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स. अब कुछ फंजाई में होता है कि जो प्लाज्मोगैमी होता है उसके बाद तुरंत ही जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन कुछ फंजाई में प्लाज्मोगैमी के बाद तुरंत ही कैरियोगैमी नहीं होता, यानी कि 2n तुरंत नहीं बनता, बल्कि एक ही सेल में दो अलग अलग न्यूक्लियाई, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट तो फ्यूज हो गया है तो एक सेल हो गया है, बट उसमें दो अलग अलग न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं n+n से, ठीक है. वो 2n नहीं है क्योंकि दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन अभी तक नहीं हुआ, ठीक है. तो इस स्टेज को, इस कंडीशन को हम कहते हैं डाइकैरियोन, और ये जो फेज है इस फेज को हम कहते हैं डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस. और इसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद, ठीक है, लेटर द पैरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड और द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स. अब ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाए हैं, ठीक है, उनमें रिडक्शन डिवीजन होगा और फिर हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा. अब इसके बाद जो फंजाई का आगे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे 4 ग्रुप्स में, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज. ओके, फाइको, एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूट्रो. तो ये किस बेसिस पे है, इसका बेसिस है द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम. जो हम माइसीलियम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है. मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ फंजाई इनटू वेरियस क्लासेस. जो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, ये फंजाई की क्लास है, ठीक है, क्लास है. किंगडम, फाइलम, क्लास. किंगडम, फाइलम, क्लास. किंगडम फंजाई की ये 4 क्लास हैं, ठीक है. यहाँ हम फाइलम की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि फाइलम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है. तो ये इसका बेसिस क्या है, मोड ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ फंजाई इनटू वेरियस क्लासेस. ओके, अब हम क्लासेस की अगर बात करें, सबसे पहला क्लास जो फंजाई का हम देखते हैं वो है एस्कोमाइसिटीज. एस्कोमाइसिटीज, अब एस्कोमाइसिटीज का फीचर क्या है कि एस्कोमाइसिटीज प्राइमरीली फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड डिकेइंग वुड्स या फिर मॉइस्ट प्लेसेस, ठीक है, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस या ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स. ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, मॉइस्ट डिकेइंग वुड्स, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स. माइसीलियम की बात करें तो एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक. एसेप्टेट यानी कि सेप्टा या क्रॉस वॉल्स नहीं है, और सिनोसिटिक है मतलब कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. तो ये माइसीलियम की बात हो गई फाइकोमाइसिटीज में, ठीक है. इसके अलावा हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू जूस्पोर्स या एप्लानोस्पोर्स. जूस्पोर्स जो है वो मोटाइल होते हैं, ठीक है, एंड एप्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल. Asexual reproduction in Phycomycetes occurs by zoospores या aplanospores. अगर हम फंजाई में बात करें रिप्रोडक्शन की तो 3 तरह से है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन FFG, फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया, oospores, ठीक है, कोनिडिया से था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोनिडिया, जाइगोस्पोर्स. आपका जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन था कोनिडिया था, जूस्पोर्स था एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स था. सेक्सुअल प्रोडक्शन बाय oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स. अब हम एस्कोमाइसिटीज में जो हम बात कर रहे हैं आपकी फाइकोमाइसिटीज में, सॉरी, फाइकोमाइसिटीज में, तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जूस्पोर्स के थ्रू है. जूस्पोर्स आर मोटाइल एंड एप्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल, ठीक है. अब ये जो दोनों आपके स्पोर्स हैं, या तो ये एंडोजीनियसली बन सकते हैं या एक्सोजीनियसली बन सकते हैं. तो हम पहले ये याद रखेंगे कि एसेक्सुअल स्पोर्स में 2 स्पोर्स आ रहे हैं, जूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स,
और दूसरी इंफॉर्मेशन हमें ये याद रखनी है कि दे आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली, ठीक है, दे आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली इन स्पोरेंजियम, endogenously in sporangium. Asexual reproduction occurs by zoospores which are motile or aplanospores non-motile and they are produced endogenously in a sporangium. ठीक है, अब इसके बाद a zygospore is formed by the fusion of two gametes. zygospore जो है वो sexual spore है. Zygospore is formed by the fusion of two gametes which may be similar in appearance. Similar है तो isogamous या dissimilar in appearance है तो anisogamous या फिर oogamous. ठीक है, अब इसके बाद आपके तीन एग्जांपल्स हैं. कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फाइकोमाइसीटीज आर म्यूकर, राइजोपस या एल्ब्यूबोर. अब म्यूकर है, ठीक है, राइजोपस द ब्रेड मोल्ड, ठीक है, जो ब्रेड पे मोल्ड बन जाते हैं वो है आपके. जब ब्रेड आप मॉइस्ट करके कुछ दिन के लिए किसी भी जगह पर छोड़ देंगे तो उस पर कुछ फंगस ग्रो करते हैं, विच इज राइजोपस द ब्रेड मोल्ड एंड एल्ब्यूबो द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड. पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड. ओके, ये आपके हो गया फाइकोमाइसीटीज. इसके बाद आपका आता है एस्कोमाइसीटीज. एस्कोमाइसीटीज इज आल्सो नोन एज सैक फंजाई. ठीक है, एस्कोमाइसीटीज को हम सैक फंजाई के नाम से जानते हैं पॉपुलरली. इसमें क्या है, यह मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं. मोस्टली मल्टी सेलुलर है, लेकिन एक एक्सेप्शन है ईस्ट, जो हम पहले भी देख चुके हैं, ईस्ट सैक्रोमाइसिसी, which is unicellular. East Saccharomyces, which is unicellular. They are saprophytic, decomposers, parasitic या coprophilous. Saprophytic है, decomposers है, parasitic है या फिर coprophilous है. Coprophilous मतलब growing on dung. ठीक है. Mycelium की बात करें तो branched and septate. अभी तक फाइकोमाइसीटीज में क्या था, branched, unbranched, septate and cynocytic. अब यहाँ पे क्या है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है, ब्रांच है और सेप्टा प्रेजेंट है. ये हो गया माइसीलियम की इंफॉर्मेशन. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय कोनिडिया. अब ये जो कोनिडिया है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ या मोस्ट अबंडेंट स्पोर्स होते हैं. दे आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स. तो एक्सोजीनियसली कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन स्पेशल माइसीलियम. एक स्पेशल तरह के माइसीलियम बनते हैं जिनको हम कोनिडियोफोर बोलते हैं. फोर मतलब होता है स्टॉक, तो कोनिडियोफोर्स. ठीक है, द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स. कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू माइसीलियम. अब सेक्सुअल स्पोर्स जो है वो एस्कोस्पोर्स है. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय एस्कोस्पोर्स which are produced endogenously. अब फंजाई में आपको ये जरूर याद रखना होता है कि कौन सा स्पोर, पहली बात तो सेक्सुअल स्पोर कौन सा, एसेक्सुअल स्पोर कौन सा है, कौन सा एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, तो ये आपका स्पोर जो है एस्कोस्पोर है, रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल स्पोर ऑफ एस्कोमाइसीटीज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली. एंडोजीनियसली इन फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड एस्कोकार्प्स. ठीक है, इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोस्कार्प, सैक लाइक आस्की. ठीक है, सैक लाइक आस्की सैक की तरह होता है, इसलिए इसको सैक फंजाई बोलते हैं. सैक लाइक एस्कस प्लूरल, सिंगुलर एस्कस, प्लूरल आस्की. आस्की या सैक की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें इसकी फ्रूटिंग बॉडीज प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज जो हैं वो सैक लाइक आस्की होते हैं और उसको हम एस्कोकार्प बोलते हैं. एग्जाम्पल आपका एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा. ठीक है, अब न्यूरोस्पोरा के बारे में एक इंफॉर्मेशन और है कि इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क. एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क. Aspergillus, claviceps and Neurospora. Neurospora is extensively used in biochemical and genetic work, and many members like morels and truffles. Many members like morels and truffles are edible and considered delicacies. ठीक है, edible है. इसके बाद हम बात करें बेसिडियोमाइसीटीज की. ठीक है, अब बेसिडियोमाइसीटीज को दूसरा नाम जो होता है वो है क्लब फंजाई. ठीक है, बेसिडियोमाइसीटीज आर पॉपुलरली नोन एज क्लब फंजाई. ठीक है, इसको मशरूम्स इंक्लूडेड होते हैं,
जिसको हम ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल्स भी बोलते हैं। एंड दे आर पैरासाइट्स सच एज रस्ट एंड स्मट्स। ठीक है, रस्ट या तो रस्ट कॉज कराते हैं पैरासाइट्स के फॉर्म में, या स्मट्स जैसे वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया जो हमने पहले देखा हुआ, ठीक है, वो बेसिडियोमाइसीटीज में आता है। अब अगर हम माइसीलियम की बात करें तो माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट। ठीक है, ब्रांच्ड है और सेप्टा यानी क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट है। जो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली एब्सेंट होता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जनरली एब्सेंट होता है। ठीक है, commonly known forms of basidiomycetes are mushrooms, bracket fungi or puff balls. They grow on logs, tree stems and in living plant bodies, मतलब कि as endoparasites. Example, rust and smuts. The mycelium is branched and septate. Asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common. Asexual spores not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common. Sex organs are absent, but plasmogamy is brought about by the fusion of two or more somatic cells, two vegetative or somatic cells of different strains or genotype. फंजाई के बारे में आपको ये बात समझनी होगी कि जैसे जैसे हम एडवांस फंजाई, मतलब जैसे जैसे फंजाई इवॉल्व होते गए आगे बढ़ते गए, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होते गया। सबसे जो लोअर हम फंजाई बात करें, फाइकोमाइसिटीज, फिर एस्कोमाइसिटीज, फिर बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे जैसे हम फंजाई इवॉल्व हो रहा है, फाइकोमाइसिटीज में अच्छे से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, एंडोजीनियसली स्पोर्स बन रहे हैं, आपका आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी, मतलब हर तरह से आपका फ्यूजन हो रहा है। एस्कोमाइसिटीज के बाद बेसिडियोमाइसिटीज में आए तो यहाँ धीरे धीरे अब यहाँ प्लाज्मोगैमी जो हो रहा है वो वेजिटेटिव सेल्स में ही प्लाज्मोगैमी हो जा रहा है, मतलब अलग से गैमीट्स नहीं बन रहा है। और इसके बाद जब हम ड्यूट्रोमाइसिटीज में आएंगे, हम देखेंगे तो ड्यूट्रोमाइसिटीज में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो फंजाई के बारे में आपको ये समझना जरूरी है, ये कंसेप्ट वाली बात है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम इवोल्यूशनरी आगे जा रहे हैं, ज्यादा ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में खत्म हो रहा है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिमिनिश हो रहा है। ये एक स्पेशल कैरेक्टर है फंजाई का। तो यहाँ पे जो प्लाज्मोगैमी है बेसिडियोमाइसिटीज में, प्लाज्मोगैमी ये फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स में ही हो जा रहा है, जो डिफरेंट स्ट्रेन्स या जीनोटाइप्स के हैं। ठीक है, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू अ बेसिडियम। एक बेसिडियम बनेगा। Plasmogamy is brought about by the fusion of vegetative or somatic cells of different strains or genotypes, and the resulting structure is a dikaryotic which ultimately gives rise to basidium. ठीक है, बेसिडियम, एक बेसिडियम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके बाद कैरियोगैमी इन मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। कैरियोगैमी होगा, मियोसिस होगा और 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, अब ये जो 4 बेसिडियोस्पोर्स बने, ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम के ऊपर, मतलब जो बेसिडियम स्ट्रक्चर है इसके ऊपर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड, जो आपके 4 बेसिडियोस्पोर्स हैं वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं बेसिडियम के ऊपर। ठीक है, और ये डिफरेंट टाइप्स के जो आपके बेसिडिया बने हैं, ये डिफरेंट टाइप के फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होते हैं, जिनको हम बेसिडियोकार बोलते हैं। ठीक, बेसिडियोकार। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम फाइकोमाइसिटीज देखा, ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज में जो आपका सेक्सुअल स्पोर था, सॉरी बेसिडियोमाइसिटीज में आपको जो सेक्सुअल स्पोर बना उसका नाम है बेसिडियोस्पोर्स। एस्कोमाइसिटीज में जो सेक्सुअल स्पोर बना उसका नाम है एस्कोस्पोर्स। तो नाम से ही उसका और उसके फ्रूटिंग बॉडीज का, जैसे एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडीज का क्या नाम हुआ, एस्कोकार, वैसे ही बेसिडियोमाइसिटीज के फ्रूटिंग बॉडीज का नाम क्या हुआ, बेसिडियोकार। और दोनों एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस, सॉरी बेसिडियोमाइसिटीज में एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हुआ बेसिडियम, और एस्कोमाइसिटीज में जो सेक्सुअल स्पोर था वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रखेंगे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज की जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं उनका नाम उनके क्लास के नाम से ही डिराइव हुआ है। अब ब्लास्ट में एग्जांपल्स की बात करें तो अगैरिकस, जो कि हमारा फेमस मशरूम जिसको हम कहते हैं मशरूम अगैरिकस, अस्टिलागो, ठीक है, जो स्मट क्रॉस कराता है,
एंड पक्सीनिया वीट रस्ट कॉज कराता है, वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया, जो हम पहले ही देख चुके हैं। नाउ आखिरी क्लास जो किंगडम फंजाई में है वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज which is also known as imperfect fungi। अब imperfect fungi ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज ही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें या तो एब्सेंट है या तो पाया ही नहीं जाता, ठीक है। जो इसमें एसेक्सुअल स्पोर है वो आपका कोनिडिया के थ्रू हो रहा है, ठीक है, कोनिडिया आपका एसेक्सुअल स्पोर है, ठीक। अब माइसीलियम की बात करें तो सेप्टेट एंड ब्रांच, दे आर सैप्रोफिटिक और पैरासाइट्स, या तो सैप्रोफाइट्स है या पैरासाइट्स है, या मेजॉरिटी ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। अब इसकी बात करें हम कि ये इम्परफेक्ट फंजाई या इनका नाम ऐसा क्यों हुआ, होता क्या है बेसिकली कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है या तो पाया ही नहीं जाता, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक फंजाई है, ठीक है, जो उसका वेजिटेटिव और एसेक्सुअल स्टेज है उसको हमने ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्लासिफाई किया हुआ है, और जो उसका सेक्सुअल स्टेज है, ठीक है, जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो हो सकता है उसका थोड़ा फॉर्म चेंज हो गया, तो हमने उसको दूसरा नाम देख के उसको हमने एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में रखा हुआ है, ठीक है। और लेटर जब हम इनका लिंक एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि ये सेम फंजाई था तो उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज से कंप्लीटली निकाल के एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में शिफ्ट कर दिया जाता है, ओके। Commonly known as imperfect fungi because only the asexual or the vegetative phases of these fungi are known. When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into the classes they rightly belonged to. It is also possible that the asexual and vegetative stages have been given one name and placed under Deuteromycetes, and the sexual stage another and placed under another class. Later, when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of Deuteromycetes. Once perfect या sexual stage of members of the Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes और Basidiomycetes, ठीक है। अब इसके बाद sexual spores तो absent ही हैं, asexual spores by Conidia, mycelium is septate and branch, they are either saprophytes or parasites, but majority of them are decomposers of litter and help in mineral cycling, ठीक। एग्जाम्पल्स ऑल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। इसके साथ ही आपका किंगडम फंजाई का खत्म हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो है क्लासिफिकेशन में वो है किंगडम प्लांटी का थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो किंगडम प्लांटी क्या है, यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग है, ठीक है, यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग। इसके बाद ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज वेल नोन, ऑटोट्रॉपिक तो हमेशा है, बट सम ऑफ देम आर पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक, पूरी तरह से हेटेरोट्रॉपिक नहीं है, पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक है, जैसे कि कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो कि अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट इंसेक्ट से पूरा करते हैं, अमीनो एसिड्स, मतलब इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं, अमीनो एसिड्स उसकी नाइट्रोजन का कंटेंट जो है प्लांट नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में जो प्रेजेंट होते हैं कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, फॉर एग्जांपल वीनस फ्लाईट्रैप। इसके अलावा आपका पैरासिटिक प्लांट्स हैं, कस्क्यूटा, ठीक है, कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा विच इज अ पैरासिटिक प्लांट। अब इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि प्लांट का जो सेल वॉल है वो तो सेल्यूलोज का बना हुआ है, और फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना हुआ है, ठीक है, काइटिन और पॉलीसैकेराइड का। बट इसके अलावा प्लांट में एक अलग स्पेशल फीचर ये है कि उसमें डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक और हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक दोनों एक ही प्लांट के स्टेज में आते हैं, और वो उसके लाइफ साइकिल में ऑल्टरनेट करते हैं, ठीक है, एक फेज के बाद दूसरा फेज आता है और फिर पहला फेज आता है, रिपीट करता है दूसरे जनरेशन में, ठीक। और इसी प्रोसेस को हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं कि डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक और हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक ये एक दूसरे को ऑल्टरनेट करता है, ठीक है। डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक है, उससे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज जो है वहां से गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट करते हैं। दिस फिनोमिनन इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। किंगडम एनिमैलिया, ठीक, किंगडम एनिमैलिया में जंप करते हैं हम। किंगडम एनिमैलिया की हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर पहले तो यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक के बाद जो दूसरा फीचर है वो मल्टी सेलुलर एंड हेटेरोट्रॉपिक है। यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को हमने प्रोटिस्टा में रखा है, बट यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम एनिमैलिया में रखा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करें तो होलोजोइक, ठीक है, बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। होलोजोइक न्यूट्रिशन है जो कि मतलब अलग से कैविटी में फूड का डाइजेशन होता है, दैट इज नोन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है, सेल के बाहर एक किसी हॉलो कैविटी में डाइजेशन हो रहा है, that is known as extracellular digestion. They digest their food in an internal cavity and store food reserves as glycogen or fat. तो food जो रिजर्व होता है वो ग्लाइकोजन
या फैट के फॉर्म में एनिमल्स स्टोर करते हैं। रिजर्व फूड, प्लांट में हम बात करें तो फूड रिजर्व होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एनिमल्स में ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। दे फॉलो डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू अडल्ट्स एंड हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। हायर फॉर्म्स show elaborate sensory and neuromotor mechanisms. Most of them are capable of locomotion. और sexual reproduction is by copulation. अब इसमें क्या है, higher forms have elaborate sensory and neuromotor mechanisms. Neuromotor mechanisms हायर फॉर्म्स में। ठीक है, ये हायर फॉर्म्स में इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कॉपुलेशन से है। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेंस की। ठीक है, क्योंकि इन विचारों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिली, रॉबर्ट एच विटाकर ने कोई जगह नहीं दिया इन्हें, वायरसेस को, वायरॉइड्स को, प्रियॉन्स को और लाइकेंस को। तो अब इसमें आपके लाइकेंस तो पूरे के पूरे लिविंग है। ठीक है, वायरसेस, वायरॉइड्स, वायरसेस पे क्वेश्चन है लिविंग है कि नहीं, वायरॉइड्स पे भी वही क्वेश्चन है, प्रियॉन्स तो आपके बेसिकली नॉन लिविंग ही। ठीक है, तो ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह मिली, ना 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में, मतलब इन्हें कहीं जगह नहीं मिली। ठीक है, बट येट वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के कनेक्टिंग लिंक है, तो कहीं ना कहीं दावा पेश करते हैं कि भाई हमें भी पढ़ लो। ठीक है, लाइकेंस आपके पूरे के पूरे लिविंग है। ठीक है, बस इनकी गलती ये है कि एक किंगडम के ऑर्गेनिजम्स है नहीं, 2 किंगडम के ऑर्गेनिजम्स अलग अलग मिलके आपस में एक दूसरे तरह का ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। ठीक है, एल्गी और फंजाई, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फिर अलग हो जा रहे हैं, ना टोटल एल्गी ही है ना टोटल फंजाई ही है। ठीक है, तो हम इनको सेपरेटली पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़े इन इज्जत देते हैं, सेपरेटली पढ़ लेते हैं। अब वायरसेस के बारे में बात करें तो दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। ठीक है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। वायरस के बारे में जब बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं या तो ये नॉन सेलुलर है या तो ये ए सेलुलर है। ठीक है, दोनों का मतलब होता है कि इनका कोई सेल का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जब तक ये सेल के बाहर है। ठीक है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, इनर्ट है मतलब कि इनएक्टिव है, क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में है। ठीक है, कोई जेनेटिक मटेरियल है, उसके चारों तरफ प्रोटीन के कवरिंग है। ठीक है, एक तरह से क्रिस्टल है वो। ठीक है, क्योंकि कैप्सोमियर्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, टेट्राहेड्रल हो सकता है, क्यूबिकल होता है, किसी भी शेप में हो सकता है। तो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है आउटसाइड द लिविंग सेल, सेल की जब अंदर आता है तो अलग काम करता है। ठीक है, तो हम बाद में देखेंगे। बात करते हैं कि होता क्या है कि वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल, किलिंग द होस्ट। ठीक है, सेल्स टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स, किलिंग द होस्ट। एक बार जब किसी सेल में आ जाते हैं तो उसकी मशीनरी खुद ले लेते हैं। ठीक है, खुद को रेप्लिकेट करते हैं और होस्ट को किल कर देते हैं। ठीक, अब द नेम वायरस दैट मीन वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय दिमित्री इवानोवस्की। 3 महान साइंटिस्ट अब आएंगे आपके सामने। ठीक है, इनके नाम और इनके काम आपको एकदम ढंग से याद होना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, और इनका ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम या पॉइजनस फ्लूइड, वायरस टर्म नेम्ड वायरस। ठीक, द नेम वायरस दैट मीन वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय पास्चर डीजे पास्चर आपके पहले लिखा हुआ था, पहले के एनसीईआरटी में, फिर करेक्शन आ गया। तो नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय दिमित्री इवानोवस्की। ठीक है, इन 1892। अब इन्होंने इसके साथ और क्या किया, रिकॉग्नाइज सर्टेन ऑर्गेनिजम्स एज कॉजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको। मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको। ठीक है, मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको, दे वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास्ड थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो दिमित्री वानोवस्की का कंट्रीब्यूशन क्या है कि नेम वायरस दैट मींस वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय दिमित्री वानोवस्की। He recognized certain organisms as the causal organisms of the mosaic disease of tobacco. ठीक है, and they were smaller than bacteria because they passed through the bacteria proof filters.
इसके बाद बेजर्निक साहब आए, एम.डब्ल्यू. बेजर्निक इन 1898, दिमित्री इवानोव्स्की 1892, ठीक है। फिर 1898 में एम.डब्ल्यू. बेजर्निक डेमोन्स्ट्रेटेड that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid as contagium vivium fluidium infectious living fluid, infectious living fluid। इन्होंने डिस्कवर क्या किया कि जो इन्फेक्टेड प्लांट्स है, ठीक है, उनका एक्सट्रैक्ट लिया, फ्लूइड निकाला, और वो जो एक्सट्रैक्ट था उससे हेल्दी प्लांट्स को भी सेम डिजीज हो गई, ठीक है। तो उन्होंने इस फ्लूइड को कहा कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, और ये हुआ 1898 में। इसके बाद स्टैनली साहब आए, डब्ल्यू.एम. स्टैनली 1935 showed that the viruses could be crystallized and the crystals consist largely of proteins. Viruses could be crystallized and the crystals consist largely of proteins। ये बेजर्निक साहब। तो दिमित्री इवानोव्स्की in 1892, M.W. बेजर्निक in 1898 and W.M. स्टैनली in 1935। सबका कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ अलग रहा, ठीक है। 1892, 1898 एंड 1935। अब बात करें कि वायरस के बारे में, स्ट्रक्चर की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल है। अब जेनेटिक मटेरियल कुड बी आइदर आरएनए या डीएनए। किसी वायरस में दोनों जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, ठीक है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ठीक है, और उसके ऊपर प्रोटीन की एक कवरिंग होगी। अब प्लांट को जो इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट वायरसेस, दे आर यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, दे आर यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। आपको ये तीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा कि प्लांट वायरसेस आर यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक। एनिमल वायरसेस आर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। सीक्वेंस देखिए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है, सस्टेन ही नहीं कर सकता। तो प्लांट में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एनिमल में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और बैक्टीरिया को जो वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। तो बैक्टीरियल वायरसेस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। सीक्वेंस कितना सिंपल है आपका, प्लांट्स में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एनिमल्स में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और बैक्टीरिया में फिर से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इस तरह से आपको ये देखिए, यहाँ ये रिपीट हुआ, यहाँ ये रिपीट हुआ, बीच में आपको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए याद कर लेना। तो प्लांट, एनिमल और फिर बैक्टीरिया, ये सीक्वेंस याद कर लीजिए, ठीक है। फैब पीएबी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इसके बाद कैप्सिड्स और कैप्सोमियर्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो प्रोटीन की कवरिंग है बैक्टीरिया वायरस के चारों तरफ, उसको हम बोलते हैं कैप्सिड, ठीक है। प्रोटीन की जो कवरिंग है उसको हम बोलते हैं कैप्सिड। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स, ठीक है। अब वो जो कैप्सिड है वो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स से बना हुआ है जिनको आप कैप्सोमियर्स बोलते हैं, ठीक है। एंड दीज कैप्सोमियर्स प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। अब कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। या तो ये हेलिकली अरेंज्ड है या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, ठीक है। प्रोटीन कोल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड एंड द कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। अब ये जो है वायरसेस, ये डिजीज क्या कॉज कराते हैं, मम्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा या एड्स इन ह्यूमन बीइंग्स। मम्स, smallpox, herpes, influenza and AIDS. And the symptoms of viral infection in plants could be mosaic formation, leaf rolling and curling, ठीक है, yellowing and vein clearing, dwarfing and stunted growth। मतलब अगर प्लांट में वायरस का इन्फेक्शन हो गया है तो क्या क्या सिम्टम्स शो करता है प्लांट, मोजैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, मोजैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोविंग एंड वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद वायरॉइड्स की, ठीक है, वायरस के छोटे भाई वायरॉइड्स या वायरस पड़ोसी या उनके रिश्तेदार समझ लीजिए। तो वायरॉइड्स, तो अभी जो 3 साल हमने याद किए थे, 3 साइंटिस्ट, 3 महान साइंटिस्ट, उनके नाम और उनका ईयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। 1892 सबसे पहले आपके आए थे, 1892 में दिमित्री इवानोव्स्की, फिर 1898 में M.W. बेजर्निक, फिर 1935 में W.M. स्टैनली,
ठीक है। अब इसके बाद 1971 में टीओडाइनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट that was smaller than viruses and caused the potato spindle tuber disease PSTD, ठीक है। 1971 में टीओडाइनर ने एक नया इन्फेक्शियस एजेंट डिस्कवर किया which was smaller than viruses and caused the potato spindle tuber disease, ठीक है। It lacked the protein code that the viruses had, ठीक है। प्रोटीन कोड इसमें नहीं है, प्रोटीन कोड एब्सेंट। तो ये है क्या, ठीक है, ये फ्री आरएनए है। अब फ्री आरएनए, वायरस में तो आरएनए या डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड कुछ भी हो सकता है, बट वायरॉइड्स जो है वो सिर्फ एक फ्री आरएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। और इसके अलावा एक और बात है कि द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। तो 1971 में टीओडाइनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज पीएसटीडी, ठीक है। प्रोटीन कोड एब्सेंट होगा और ये एक फ्री आरएनए मॉलिक्यूल है। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। वायरॉइड्स के बाद आपके प्रियॉन्स, ठीक। प्रियॉन्स के बारे में बात करें तो दे आर कुछ ऐसी सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हैं जो आपके एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स की वजह से होती हैं, ठीक है। और इन्हीं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन पार्टिकल्स को हम प्रियॉन्स कहते हैं। कुछ सर्टेन, देयर आर सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, आप इस टर्मिनोलॉजी को याद रखेंगे कि सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस दे अकर ड्यू टू एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। अब ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है सिमिलर इन साइज टू वायरसेस, वायरस के साइज के बराबर है लगभग। वायरॉइड्स आपका लो मॉलिक्यूलर वेट था वायरस से, ठीक है। आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। बट प्रियॉन्स का साइज जो है वो अप्रोक्सीमेटली वायरस के सिमिलर है, ठीक है। अब डिजीजेस क्या क्या कॉज होती हैं, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSC, which is also known as the mad cow disease in cattle, ठीक है। BSC, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी, मैड काउ डिजीज इन कैटल्स, और इसी का एनालॉगस वेरिएंट, ठीक है, इसी का एनालॉगस वेरिएंट ह्यूमंस में या एनिमल्स में सीआर जेकब्स डिजीज, ठीक है। सीआर जेकब्स डिजीज, ये सारे डिजीज आपके प्रियॉन से हैं। वायरॉइड्स की बात करें तो वायरॉइड्स में आपका सिर्फ एक ही डिजीज था जो आपको याद रखना है, वो था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। वायरॉइड्स के बारे में पॉइंट था लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, लैक द प्रोटीन कोड दैट द वायरसेस हैड, एंड 1971 में टीओडाइनर। आपका लास्ट टॉपिक जो आता है इसी में वो है लाइकेन, ठीक है, लाइकेन। अब लाइकेंस के बारे में है कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअल एसोसिएशन, सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, एल्गी एंड फंजाई। अब इसमें जो फाइकोबायोंट है वो एल्गल पार्टनर है, एल्गल पार्टनर को फाइकोबायोंट बोलते हैं और फंगल पार्टनर को माइकोबायोंट बोलते हैं, ठीक है। Lichens are symbiotic associations, that is mutually useful associations between algae and fungi. Algal component is known as phycobiont, and the algal component is known as phycobiont and the fungal component as mycobiont, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या है, अब जो एल्गल पार्टनर है वो आपका ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है, तो फूड बनाएगा, ठीक है, खाना बनाएगा, ऑटोट्रॉपिक है। और जो आपका फंगल पार्टनर है वो हेट्रोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। फंगल, तो एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड्स शेल्टर and absorb mineral nutrients and water for its partner. So close is their association that if one saw lichen in nature, one would never imagine that they are two different organisms within them. अब इसके बाद जो स्पेशल पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये है, lichens are very good pollution indicators and they do not grow in polluted areas. Pollution indicators do not grow in polluted areas. ठीक, Lichens are very good pollution indicators. They do not grow in polluted areas. मतलब कि बेसिकली एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं और जहाँ भी SO2 ज़्यादा होता है वहाँ पे lichens ग्रो नहीं करते, SO2 सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। SO2 आपका एयर में एक पोल्यूटेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये कंप्लीट रिवीजन सीरीज का दूसरा लेक्चर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। आप अब इसके बाद आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे, ठीक है, नीचे लिंक आपको प्रोवाइड मिल जाएगी, नीचे लिंक है,
आप वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे, वहां जाके आपको इसी चैप्टर का सेम पीडीएफ नोट मिलेगा जो मैंने खुद प्रिपेयर किया हुआ है। कंसाइज नोट्स हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है, कंप्लीट एनसीईआरटी कवर किया गया उस नोट्स में। आप वहां से जाके नोट्स को डाउनलोड करेंगे। अब इसके बाद आप चैप्टर पे ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, ठीक है। चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, लेक्चर को देखेंगे, फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे। अगर आप दूसरी या तीसरी बार देख रहे हैं, लेक्चर को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। कंप्लीट लेक्चर देखेंगे, एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे और फिर जाके आप इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इस रिवीजन सीरीज को आप एक क्रैश कोर्स की तरह लेके चलिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। आपके लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपको बहुत हेल्प करेगा ये, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट जर्नी। थैंक यू सो मच।